नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो आईपीएल के अब दो मुकाबले बचे हैं और दूसरा क्वालिफायर मुकाबला होगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा वो सीधे फाइनल में मुंबई के साथ में भिड़ेगा। और ये रोमांचक मुकाबला जो हम लोग पिछले एक महीनों से आईपीएल का रोमांच देख रहे हैं, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब दो टीमें इस खिताबी जंग में आपस में भिड़ने वाली है। मेरे साथ में नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ने वाले हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार ये दूसरा जो क्वालिफायर मुकाबला होगा वो कितना रोमांचक होगा। तो संजीव कुमार जी, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे वो मुकाबले आने आ गया है और दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें कमाल की क्रिकेट खेल के यहां तक पहुंची हैं और हैदराबाद ने तो बैंगलोर को जिस तरह हटा के हराकर उसके सपने चूर चूर कर दिए, एक बार फिर खिताबी जो सपने विराट कोहली ने देखे थे। तो क्या लगता है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में मुकाबला आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसा होने जा रहा है? देखिए, मैं यही देख रहा हूं कि आईपीएल का कोई भी मैच तो दिलचस्प होता ही है, बट ये एक तरह से आप समझे तो सेमीफाइनल है। अगर आप जीतते हैं तो फिर फाइनल में खेलेंगे, हारते हैं तो वापस, क्योंकि अब कोई मौका नहीं है। तो जीतने वाली टीम जो है निश्चित तौर पर उसके अभी जो खिताब का मन में हो रहा होगा उनके फैंस या टीम के प्लेयर्स पर, तो वो पहले उनको ये बाधा पार करनी होगी, उसके बाद वो फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर वहां जो कमाल कर रहा होगा दिखाएंगे, तब ट्रॉफी लेकर आएंगे। देखिए, हैदराबाद ने तो पहले खिताब जीता हुआ है। दिल्ली की टीम के पास हमेशा एक अच्छी टीम वहां होती है, दिल्ली कैपिटल्स या दिल्ली डेयरडेविल्स जो पहले थी, लेकिन वो भी खिताब नहीं जीतते रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली की टीम या कहें बैंगलोर की टीम हमेशा से निराश करती रही है, खिताब नहीं जीत सकी। हालांकि अगर चेन्नई की बैंगलोर की बात करें तो वो फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन दिल्ली की टीम फाइनल में कभी नहीं पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के सामने चैलेंजेस ज्यादा है। मैं सिर्फ ये इतिहास के बूते नहीं कह रहा हूं कि इतिहास आंकड़े देख के मैं कहूं, बट इस बार जैसा उन्होंने खेल दिखाया है, शुरुआती जो मैचेज में उन्होंने उम्मीदें जगाई थी, बाद में आप बैक टू बैक आप मैच हारते रहे और जैसे तैसे आपने क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए, आखिरी मुकाबले तक आप संघर्ष करते रहे। उसकी वजह है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की, उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाए। बाद में आपके साथ बहुत सारी समस्या हो गई। पिछले 2 मैच से 3 मैच से तो रबाडा भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं, जो कि टॉप पर थे। और शिखर धवन एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेलते हैं, उसके बाद वो नहीं खेलते हैं। अगर आप देखें तो शिखर धवन ने 2 सेंचुरीज भी बनाई है। ये गौर करने वाला आंकड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि शिखर धवन ने उनके नाम 2 सेंचुरीज भी है, बट ये बहुत ध्यान नहीं दिया होगा लोगों ने कि 4 बार वो जीरो पे भी आउट हुए हैं। तो आप जी, और एक बार तो उनको सेंचुरी बनाने का लाभ भी नहीं मिला उनकी टीम को। तो उसी तरह पृथ्वी शाव आप ने कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा नहीं किया पृथ्वी शाव ने, और वो भी 3 बार जीरो पे आउट हुए हैं। पृथ्वी शाव को 13 मैच खिलाया गया और 228 रन उनके खाते में है। स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है और एवरेज तो है ही नहीं है। तो आपने दो दो हाफ सेंचुरी बनाई और 3 बार जीरो पर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे 2 बार जीरो पर आउट हुए। तो आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कि चलते हैं तो खूब चलते हैं, नहीं तो जीरो पे आउट हो जाते हैं। तो ये इनके पास बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि 25 विकेट रबाडा ने जरूर लिए हैं, बट अगर उनकी इकोनॉमी पे आप नजर डालें, मैं देख रहा था कि उनकी रबाडा की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। वो 8.3 रन प्रति ओवर देते हैं। स्टोइनिस की इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो भी 9 से ज्यादा 9.4 उनकी इकोनॉमी है। और अश्विन भी एज एन स्पिनर मैं देखूं तो 7.5 से ज्यादा है। अनिश नॉजे उनके जो बॉलर है 8.3 है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद जो इस मुकाबले में दोनों खेले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको हराया है दोनों बार। तो ये एक चैलेंज तो होगा। और आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें
तो दिल्ली की टीम ऐसी टीम रही है जिनके खिलाफ 200 से ज्यादा रन बने हैं, और जिन 3 टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं उनमें से एक सनराइजर्स हैदराबाद भी है। इनके खिलाफ बहुत सारे रन बने हैं, बहुत सारे बैट्समैन ने स्कोर किया है, और सनराइजर्स के खिलाफ अगर मैच की बात करें तो सनराइजर्स ने इनको हराया है। तो ऐसी स्थिति में चैलेंजेस दिल्ली के सामने बहुत ज्यादा है। और जो मुकाबले की बात मैं कहूं तो मैं सनराइजर्स हैदराबाद को अभी से ज्यादा देख रहा हूं कि वो बढ़त के साथ उतरेंगे, मनोवैज्ञानिक बढ़त हो या फॉर्म अभी उन्होंने जो लगातार मैच जीतते हुए हासिल किए उसकी बढ़त हो। और उधर देखें तो दिल्ली की टीम लड़खड़ाती रही है शुरुआती उम्मीदें जगाने के बाद। यहाँ पर जो मुकाबले देख रहे हैं हम, सनराइजर्स हैदराबाद लगातार 4-4 कंस्टेंट जीत, मुंबई को हराया उसने, बैंगलोर को हराया, दिल्ली को हराया, और अब इस स्टेज पे पहुंची। बीच में लगातार मैच हारे लेकिन उसने अपनी रफ्तार फिर से पकड़ ली है। और सारे खिलाड़ी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं संजीव जी, तो वहां पे संदीप शर्मा बेहतरीन, जेसन होल्डर बेहतरीन, राशिद खान, मतलब दोनों तीनों गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में। बल्लेबाजी में आ जाते हैं तो वार्नर लगातार मिस्टर कंस्टेंट है, वो हमेशा रन बना रहे हैं। हर मैच में अगर एक आध मैचों को छोड़े तो वार्नर लगातार अच्छे रन करके जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में आपने जो आंकड़ा बताया बड़ा चौंकाने वाला, कि वहीं शिखर धवन के 2 शतक वहीं 0 पर आउट हो रहे हैं। मतलब कोई भी इनके दिल्ली की तरफ कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो लगातार स्कोर कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए दिल्ली की? देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, और ये आंकड़े बताते हैं कि सनराइजर्स की टीम कितनी दमदार है। अगर हम देखें तो सनराइजर्स की टीम ने इस बार सिर्फ एक दो मुकाबले अगर छोड़ दें सनराइजर्स के, जहां पर उनके खिलाफ ज्यादा रन बने हैं जो उन्होंने अब तक मैच खेले हैं, वो एक मुंबई इंडियंस ने उनके खिलाफ एक मैच में जो 200 प्लस का स्कोर किया था। अगर हम उस मैच को निकाल दें, उस मैच को निकाल दें जहां पर मुंबई इंडियंस ने 208 रन बनाए थे, 4 अक्टूबर को वो मैच हुआ था, और 174 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था। मैं ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस मैच को हम निकाल दें और जितने भी मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने खेले हैं, तो आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा, और वो ये कि इनके खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए भी कोई भी टीम 170 से ज्यादा नहीं बना पाई है। तो ये दर्शाता है कि इनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है। हम चर्चा करते हैं बुमराह की, बोल्ट की, हम चर्चा करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की, रबाडा की रबाडा और की। नौचे की, बट इनकी बॉलिंग की कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर आप सारे स्कोर निकाल के देख लें, सिर्फ एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका जो मैच था जिसमें 200 से ज्यादा रन मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे, उस मैच को निकाल दें, जिस किसी भी टीम ने इनके साथ खेला है और पहले बैटिंग की है, तो इनको 170 से ज्यादा उन्होंने नहीं बढ़ने दिया, बल्कि 165 के आसपास रोक लिया है। अब मैं ये आंकड़ा बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब देखिए, जहां मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात कर रहा था कि 8 और 9 से भी ज्यादा प्रति ओवर उनके बॉलर्स रन दे रहे हैं, रबाडा विकेट तो जरूर ले रहे हैं, बट 8.3 इकॉनमी है, यानी रन भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम इसकी तुलना सनराइजर्स के बॉलर से करें तो राशिद खान उनके पास है। राशिद खान ने 15 मैचों में 19 विकेट लिए हैं। ठीक है, वो टॉप विकेट टेकर नहीं है, बट 5.3 है उनकी इकोनॉमी। इसी तरह अगर इनके इनके टीम में अन्य खिलाड़ियों को देखें, संदीप शर्मा 7.1 है। संदीप शर्मा तो बिल्कुल अनसंग हीरो जो कहते हैं, जिनकी कोई चर्चा नहीं होती है, उस तरह के हैं। संदीप शर्मा ने 12 मैच खेले और विकेट तो 13 ही लिए हैं, बट 7.1 की इकोनॉमी है। और गेंद स्विंग कराने में किस तरह माहिर है हम सभी जानते हैं। जेसन होल्डर है, जेसन होल्डर के का भी मैं देख रहा हूं, वो 7.5 7.5 के आसपास उनकी इकोनॉमी है। नदीम है 7.2 है। तो ये मैं इसलिए आंकड़े बता रहा हूं कि इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो सामने वाली टीम को, चाहे वो पहले बैटिंग कर रही हो या बाद में बैटिंग कर रही हो, उसको वो दबाव में ला सकते हैं। और दिल्ली की टीम ने जैसा उनकी लय गड़बड़ाई थी, उसके बाद ये मुश्किल उनके सामने जरूर है, क्योंकि वो
उनको न सिर्फ अपनी बॉलिंग को देखना है बल्कि सामने वाली टीम भी इतनी सक्षम है कि वो उनके बॉलर्स आपको दबाव बना सकते हैं, भले ही आप पहले बैटिंग कर रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज है कि दिल्ली और जैसे बैंगलोर, ये हैदराबाद की टीम दोनों उतरेंगी मैदान में, तो टॉस का कितना अहम रोल होगा वहां पर? और टॉस के साथ साथ जो दोनों की टीमों का प्लेइंग 11 का बैलेंस है, संजीव जी एक बार उस बैलेंस के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि वो किस बैलेंस के साथ में कौन सी टीम उतर रही? देखिए दिल्ली की टीम, देखिए दोनों ही टीमें, ये बड़ा मैच है, टॉस जीतने का अभी जो चल रहा है वहां पर टीमें चेज करना चाह रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहां पर ड्यू फैक्टर है और पहले जो है बैटिंग सामने वाली टीम को कराओ, क्योंकि बाद में जो ओस का असर होता है तो उसमें ग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है। यही देखते हुए टीमें पहले फील्डिंग करना पसंद कर रही हैं और सोच रही हैं कि ये कोई भी टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। हालांकि देखिए कल कम रन पे तो रोका था, ड्यू फैक्टर भी वहां था और रहा होगा, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने जो मैच खेला था उसमें उनको परेशानी आई, वो आखिरी ओवर तक वो लेके गए उस मैच को, तब जीता। तो मेरा वही कहना है कि टॉस की अहमियत तो होगी, लेकिन उस समय वहां पर क्या स्थिति होती है वो देखना होगा। मेरा तो यही मानना होता है कि अगर कोई बड़ा मैच है, आप टॉस जीतिए, आपके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, आप 200 प्लस का स्कोर खड़ा कीजिए और फिर उसको डिफेंड कीजिए। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जो प्रचलन अभी है कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग लो, शायद वही करेंगी दोनों टीमें, और टॉस जीतना तो अहम रहेगा ही क्योंकि आप जो परिस्थितियों को देखते हुए आप पहले चूज कर सकते हैं कि हम क्या करें, तो टॉस की अहमियत तो रहेगी। जहां तक आपने कहा प्लेइंग 11 की बात है, तो प्लेइंग 11 में मुझे यही लग रहा है कि जो आखिरी जो टीमें खेली थी, जो पिछले मैच में खेली थी, जिनके अगर इंजरी किसी प्लेयर में नहीं है तो उसी 11 के साथ उतरना चाहेंगी टीमें, क्योंकि आपने सफलता अर्जित की थी उस 11 के साथ। तो अगर हम देखें तो डेविड वार्नर हो गए और साहा अगर फिट हो जाते हैं, उनकी इंजरी का पूरी तरह से पता नहीं है कि वो रिकवर हो रहे हैं, हो जाएंगे समय पर नहीं कि नहीं, तो साहा अगर खेलते तो साहा होंगे, लेकिन नहीं होंगे तो श्रीवत्स गोस्वामी को ही उतारेंगे क्योंकि वो विकेट कीपर है और रिप्लेसमेंट विकेट कीपर का विकेट कीपर ही हो सकता है। फिर मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग पर मुझे वही लग रहा है कि प्रियम गर्ग को खिलाएंगे, अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे, एक वहां पर भी हो सकता है। जेसन होल्डर तो होंगे ही, उसके बाद अब्दुल समद है, राशिद खान है और संदीप शर्मा, नटराजन। एक आधी मुझे ये लग रहा है कि शाहबाज नदीम की जगह भी कोई सोच सकते हैं, बट ओवरऑल लाइनअप में 11 में से तो 8 लगभग तय है इनके। देखना ये हुआ कि बाकी के 3 जो स्लॉट्स है वहां पर वो बदलाव करते हैं कि नहीं। और जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है, जो दिल्ली कैपिटल्स ने भी जो आखिरी मैच खेला था लगभग वही 11 उतारेंगे। उनके सामने फिर से एक समस्या होगी कि ओपनर के तौर पर वो किसे खिलाए, क्योंकि पृथ्वी शाव को उन्होंने मौके दिए हैं। पृथ्वी शाव भी मैंने बताया कि 3 बार वो 0 पर आउट हुए हैं, तो क्या पृथ्वी शाव को एक बार खिलाएंगे? वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने कि पृथ्वी शाव को वो खिलाएं ना खिलाएं। अगर उनको नहीं खिलाते हैं तो किससे ओपन कराएंगे, तो ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पृथ्वी जिस तरह के प्लेयर है, हो सकता है कि उन पर भरोसा करें और उनको और शिखर धवन को ही ओपन करने को भेजा जाए। तो यहां पर मैं वही देख रहा हूं कि ओपनिंग वाली जो बात है वो जरूर सोचेंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर अगर वो खेलते हैं तो उनको खिलाएंगे, क्योंकि रहाणे ने पिछला मैच उनका अच्छा नहीं रहा था, 0 पे आउट हो गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने अच्छा किया था। श्रेयस अय्यर तो होंगे ही, मार्क स्टोइनिस होंगे, ऋषभ पंत भी होंगे, अक्षर पटेल भी होंगे और कगिसो रबाडा, एंड्रिस नोर्जे। एक स्थान में देख रहा हूँ डैनियल सैम्स की जगह अगर वो हो सकता है कि किसी और खिलाड़ी को मौका दे, बट इनके साथ कमोबेश मुझे वही लग रहा है कि 2 पोजीशन पे वो सोच सकते हैं, एक ओपनर के बारे में और एक डैनियल सैम्स को खिलाएं कि नहीं खिलाएं उस बारे में। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद में 11 में 8 तय लग रहे हैं, इनकी तरफ 11 में 9 तय लग रहे हैं।
तो लग रहा है आपको कि हैदराबाद आज मजबूत स्थिति से उतरेगी, क्योंकि उसके पास मनोबल और टीम का बहुत अच्छे फॉर्म में है। सारे प्लेयर्स कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, हर जगह सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो अगर मैं विनिंग परसेंटेज की बात करूं इस अहम मुकाबले में आपसे पूछूं, तो आप का क्या मत होगा इस विनिंग परसेंटेज में, क्योंकि ये मैच फाइनल का टिकट वाला मैच है। देखिए, मैं तो अभी विनिंग परसेंटेज ज्यादा दूंगा सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि वो टीम लय में है, उनके बॉलर बहुत अच्छे हैं, फील्डर तो है ही है उनके पास, और जहां तक बैट्समैन की बात है, उनके लाइनअप में अच्छे बैट्समैन है, इन फॉर्म बैट्समैन है, और जैसे लाइनअप में अगर देखें तो उनके अगर वापस आ जाते हैं साहा तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी उनकी। डेविड वार्नर तो लय में ही है, मनीष पांडे ने भी अच्छे स्कोर किए हैं, केन विलियमसन तो है ही है, होल्डर भी है, तो 4-5 आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो ये एक वहां पर एडवांटेज है। और बॉलिंग में भी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी पहले बैटिंग की है इनके सामने टीमों ने, तो इन्होंने 170 से आगे नहीं बढ़ने दिया है, एक बार छोड़ के, जो मुंबई इंडियंस खिलाफ मैच था। तो बॉलिंग में भी इनकी टीम बहुत ही अच्छी है। तो एडवांटेज जहां परसेंटेज आप कह रहे हैं, मैं 60-40 दूंगा। दिल्ली की टीम के पास बहुत सारे चैलेंजेस है, और उनसे उबरना थोड़ा उनके लिए मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा उनका, जिस तरह से वो लास्ट में लड़खड़ा है और बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने आगे का टिकट कटाया। तो मुझे वही लग रहा है कि जी 60-40 में अभी दूंगा। जी संजीव कुमार जी, बहुत बहुत हम मैच का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की क्रिकेट कौन सी टीम खेलती है। फिलहाल तो होने वाला ये क्वालिफायर या कहे सेमीफाइनल मुकाबला है। जो भी टीम इसमें जीतेगी वो सीधे मुंबई से भिड़ेगी, जो कि फाइनल खिताबी मुकाबला यहाँ पे होगा। वो होगा मुंबई इंडियंस के साथ में भिड़ेगी। अब कौन सी टीम भिड़ती है ये देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद में कौन सी वो टीम होगी जो इस खिताब के लिए मुंबई इंडियंस से लड़ेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी शानदार फॉर्म में, बेहतरीन फॉर्म में उसके खिलाड़ी चल रहे हैं। और वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद भी कमजोर नहीं है टीम। जिस प्रकार से क्रिकेट उसने लगातार पिछले 4-5 मैचों से खेली है, अनबिलीवेबल क्रिकेट, हर तरफ से बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर तरफ से। और कप्तान वार्नर ने कई मौकों पर, कई अहम मौकों पर उनके फैसलों ने इस मैच के तमाम रुख बदले हैं। तो फिलहाल वही अब देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल किस प्रकार से प्रदर्शन करती है, और उम्मीद के साथ में किस उतरेगी कि आखिरकार वो टीम पहली मर्तबा तो कम से कम फाइनल के पास पहुंचे, और वहां से जाकर इस आईपीएल की शुरुआत मतलब खत्म करते हुए खिताब को अपने नाम करे।